हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं बच्चों, जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए तो यूजफुल है ही है, बल्कि जो टैली सीखना चाहते हैं या बिजी अकाउंटिंग बीकॉम या एमकॉम के अंदर है तो ये क्लास सभी के लिए यूजफुल है जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता है बच्चों। तो इस क्लास को गलती से भी मिस मत कर देना। और इससे पहले भी काफी सारी वीडियोज अपलोडेड है इस चैनल के ऊपर, टैली की, MS वर्ड की, एक्सेल की और इवन एकेडमिक्स की भी, तो जाकर उनको भी एक्सप्लोर करना। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो बच्चों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस। क्योंकि देखो, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तभी तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, मतलब तभी तो हम लोग प्रॉफिट लॉस ये सब चीजें कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बेसिकली बिजनेस होता क्या है बच्चों? तो देखो, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, मतलब जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। देखो लिखा भी है, कैरिड आउट रेगुलरली टू अर्न प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग अ ग्रोसरी शॉप। आपके गली मोहल्ले में आसपास एक मोटे से अंकल होंगे जिनके पास किराने की दुकान होगी, तो वो अपनी दुकान पे सामान ले और बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट के लिए ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी कहीं अगर काम करोगे या जॉब करोगे तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है और वो भी प्रॉफिट के लिए ही किया जा रहा है। तो बिजनेस की छोटी सी डेफिनेशन है, उम्मीद है तुम लोगों को समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है बच्चों ओनर ऑफ द बिजनेस। जो उस दुकान का या बिजनेस का ओनर होता है उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में प्रोपराइटर बोलते हैं बच्चों, जो रिस्क बियर करता है और प्रॉफिट गेन करता है। जैसे कि रोहन ओनिंग अ मोबाइल शॉप, मतलब रोहन की मोबाइल की दुकान है। अब भाई रिस्क होगा तो रोहन का होगा और वो प्रॉफिट अर्न करेगा तो भी रोहन का ही होगा। तो प्रोपराइटर ही ऐसा व्यक्ति है जो कि रिस्क और प्रॉफिट शेयर करता है। फिर उसके बाद अगली टर्म है बच्चों कैपिटल। ये कैपिटल भी आपने मेरे से बहुत बार सुना होगा जब हम लोग एंट्रीज पास करते हैं। तो कैपिटल एक ऐसी मनी है जो कि ओनर के द्वारा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट की जाती है। तो सपोज करो मालिक ने या ओनर ने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। मालिक को कैपिटल नहीं बोलेंगे, वो तो ओनर ही है, पर उसके द्वारा लगाए गए पैसे को हम लोग कैपिटल का नाम देंगे। समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं। अब उसके बाद है एसेट्स। वैसे अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं आपको, एसेट्स को हिंदी में हम लोग संपत्ति कहते हैं, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, संपत्ति बोल सकते हैं। अब देखो, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस विद मॉनेटरी वैल्यू, मतलब ऐसी संपत्ति, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बिजनेस ओन करता है और जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू, मतलब जिनको हम पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस में कोई कैश कैश रखा है गले में, फर्नीचर है बिजनेस में यूज होने वाला और मशीनरी यूज होने वाली है। तो ये इन 3 तरह की चीजों को हम लोग एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स के 2 भाग होते हैं बच्चों, मतलब इनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 2 हिस्सों में। पहला है करंट एसेट्स और दूसरा है बच्चों नॉन करंट एसेट्स। इन दो में हम इसको कैटेगराइज करते हैं सिंपली। इस नॉन करंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जान सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? मैंने यहाँ लिख तो दिया, पर कुछ डिफरेंस भी तो होना चाहिए इन दोनों में। तो बच्चों, करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि हम लोग सेल के लिए लेकर आते हैं बिजनेस में और इससे ही हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। मतलब मान लो कोई स्टेशनरी वाला है तो उसकी दुकान में करंट एसेट्स पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, बुक्स, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि वो उसको बेच करके प्रॉफिट अर्न करेगा। तो उस चीज को या उस संपत्ति को हम लोग करंट एसेट्स डिनोट करते हैं। और नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो कि ये यूज के लिए लेकर आते हैं हम लोग बिजनेस में। जैसे कि उसी स्टेशनरी की दुकान में काउंटर होगा, फैन होगा, AC होगा, लाइट्स होंगी। समझ गए बच्चों? तो जो भी यूजफुल चीज है जिसको हम यूज कर रहे हैं वो नॉन करंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स होती है। समझ गए बच्चों? तो आगे चलते हैं अब हम लोग। अब है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल सा हिंदी में मतलब है कर्जा। समझ गए? अब तो देखो लिखा भी है, द अमाउंट्स पेएबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर। ऐसा पैसा या ऐसा अमाउंट जो कि बिजनेस को आउटसाइडर को पे करना है। अभी आउटसाइडर कौन हो सकते हैं? बैंक लोन। देखो, बैंक से लोन लिया है मैंने तो वो मेरी लाइबिलिटी होगी। क्रेडिटर से पैसा लिया है मैंने तो वो मेरी लाइबिलिटी होगी, मुझे उनको चुकाना है। मतलब ऐसा कोई भी पैसा या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको मुझे पैसा चुकाना है वो मेरी लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब इस लाइबिलिटी को भी यहाँ पर 2 कैटेगरी में और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने एसेट्स को किया था। फर्स्ट वन इज करंट लाइबिलिटी एंड सेकंड वन इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों? तो करंट लाइबिलिटी वो कर्जे है या वो लाइबिलिटी है, मैं सिंपल से यहाँ लिख देता हूँ, वो कर्जा है जो कि हमें 1 साल से
कम पीरियड में रीपे करना है, मतलब 1 साल से पहले पहले हमें रीपे करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, काफी अभी यंगस्टर्स को चुल रहती है आईफोन वगैरह लेने की, तो मान लो उन्होंने 70,000 का आईफोन ले लिया 8 महीने की किस्त पर, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर 70,000 8 महीने में चुकाने किस्त में, मतलब इंस्टॉलमेंट में, मतलब आप देख रहे हो 12 महीने से पहले पहले सारे पेमेंट अमाउंट जो है वो हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह के कर्जे को हम लोग करंट एसेट्स बोलते हैं। और नॉन करंट एसेट्स वो कर्जा है जो कि हमें 1 साल के बाद चुकाना है, मतलब लंबे समय तक इसको चुकाना है। जैसे सपोज करो कार लोन, अब कार लोन मिनिमम 3 साल का होता है, मैक्सिमम 7 साल का होता है। और भी बड़े बड़े लोन जो कि हम 1 साल के बाद चुकाते हैं वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट होते हैं। तो उम्मीद है तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा बच्चों। अब आगे चलते हैं। अब है डेटर्स। डेटर्स में बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये डेटर्स होता क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देखो डेटर वो बंदा है हु ओ मनी टू द बिजनेस। इसको बहुत ही सिंपल सी भाषा में बोलूं मैं, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है मोहन, मान लो ये मोहन है, इसको मैं लिख देता हूं, और ये हमारा बिजनेस है ऐसा मान लो। तो मोहन को मैंने सेल किया 10,000 के गुड्स, पर रिटर्न में मोहन ने मुझे पैसे नहीं दिए, कैश नहीं दिए, मतलब उधार ले लिए इसने, क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट मतलब होता है उधार बच्चों, ध्यान रखना। तो मोहन इस सेंस में मेरा सन्ड्री डेटर कहलाया जाएगा, मतलब डेटर कहलाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, मतलब इनको हमने उधार माल बेचा है तो अब हमारे पैसे इनको चुकाने हैं। तो बहुत ही सिंपल में बोलूं ना, तो जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना जिनको हम उधार माल बेचते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं अकाउंटिंग की टर्म में। समझ गए बच्चों? अब आगे चलते हैं। अब है क्रेडिटर्स। जैसे डेटर पढ़ा था वैसे क्रेडिटर भी व्यक्ति होते हैं, बस अब ये वो व्यक्ति हैं जिनको हमें पैसे देने, इससे पिछले वाले में हमें लेने थे, अब यहां पर हमें पैसे देने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुरेश। अब ये एक व्यक्ति है, इससे मैं सामान खरीद रहा हूं, अब मैं परचेज कर रहा हूं बच्चों, और परचेज भी कौन सी? क्रेडिट परचेज, मतलब उधार माल खरीद रहा हूं। तो मान लो सुरेश ने मुझे 20,000 का माल दिया और मैंने बदले में इसको कैश नहीं दिया, उधार माल खरीद लिया। तो इस सेंस में अकाउंटिंग टर्म में मैं इसको क्रेडिटर बोलूंगा अपना। तो देखो, दिस इज द पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसको बिजनेस ने ही पैसे देने हैं, मतलब जिसको मैंने ही पैसे देने हैं, वो व्यक्ति होगा क्रेडिटर। क्लियर हुई बात आप लोगों को? देखो मैं यहां पर कंपैरिजन कर देता हूं, ये होते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको पैसे देने हैं, और डेटर्स वो होते हैं जिससे हमें पैसे लेने हैं। तो दोनों में फर्क है बच्चों, ये हमारे कस्टमर होते हैं और ये हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें माल सप्लाई करते हैं, इतना सा फर्क है इन दोनों में। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक टर्म है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा पैसा जो कि मालिक विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे कि 5,000 रुपए ले लिए होम एक्सपेंस, अपने घर के खर्चे के लिए, घर का किराया देना है, घर पे बीवी को गोलगप्पे ला के देने हैं, ऐसा कोई भी खर्चा जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है या निकाल रहा है, उस प्रकार के खर्चे को हम लोग ड्रॉइंग्स कहते हैं। अब मालिक कभी कभी कैश ही नहीं निकालता बल्कि गुड्स भी ले जाता है। मान लो ये व्यक्ति है, इसका नाम है भोलू, अब इसकी गोलगप्पे की दुकान है। अब इसकी वाइफ ने बोला जी अपनी ही दुकान से 10 गोलगप्पे रात को पैक करके ले आना। तो अब ये भोलू अपनी ही दुकान से गुड्स को पैक करके अपने घर पे अपने पर्सनल निजी इस्तेमाल के लिए ले गया। तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉ या कैश विड्रॉ, या तो वो पैसा ले जाए या वो माल ले जाए। समझ आ गया बच्चों? अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद यहाँ लिखा है बच्चों रेवेन्यू। रेवेन्यू का वैसे सिंपल सी बात है, आप लोगों ने इससे पहले इसका मतलब इनकम ही पढ़ा होगा कि रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो देखो लिखा भी है इनकम अर्न्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। मतलब मान लो मेरा पढ़ाने का बिजनेस है, तो पढ़ाने के बिजनेस से जो भी पैसा आता है तो वो रेवेन्यू कैलकुलेट होगा, मतलब मेरे यहाँ पर रेवेन्यू उसको ट्रीट किया जाएगा। तो देखो सेल से पैसा आ गया या कमीशन रिसीव्ड हो गया। जो प्रॉपर्टी डीलर है जिनका प्रॉपर्टी का काम है, तो उनको जब कमीशन रिसीव्ड होता है तो वो उसको रेवेन्यू कंसिडर करेंगे। अगर मेरा पढ़ाने का काम है तो मुझे पढ़ाने से, कोचिंग से जो पैसा मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू होगा बच्चों। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा। अब इस खर्चे को आप लड़कियों से ज्यादा तो कोई पहचान नहीं सकता क्योंकि आप लोग बहुत खर्चा वर्चा करते होगे। तो देखो कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, ऐसी कॉस्ट जो कि रेवेन्यू कमाने के लिए लग जाए। जैसे कि मान लो हमारा एक ऑफिस है, वहां पर रेंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है, तो रेंट और बिजली का बिल देंगे तभी तो बच्चे आकर पढ़ेंगे ना। तो ऐसे खर्चे जो कि रेवेन्यू अर्न करने में ही इन्वेस्ट किए जाए वो होते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस भी दो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो देखो प्रीपेड एक्सपेंस वो होते हैं जो कि हमने एडवांस में जिसको हमने पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आप फोन में रिचार्ज करते होगे
तो रिचार्ज क्या होता है, जैसे खत्म हो गया रिचार्ज तो पहले हमें पैसा देना पड़ेगा, रिचार्ज हो गया, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर पाएंगे। या आप लोगों की स्कूल की फीस, पहले स्कूल की फीस जमा करेंगे फिर जाकर के क्लासेस होंगी। तो इस प्रकार के खर्चे को हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। फिर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू हो चुके हैं बट नॉट पेड, मतलब जिनका टाइम आ चुका है, जिसको पैसे देने हैं पर अभी तक दिए नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक लड़का है जिसका नाम है मिस्टर ए, इसकी फीस ड्यू हो जाती है 1/2/2026 को ड्यू हो गई। अब आज डेट है 11/2/2026, तो इतने दिन में इसकी फीस नहीं आई है, तो मेरे यहाँ पर इसकी एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग फीस के नाम से, क्योंकि इसकी ड्यू डेट तो आ गई है पर इसने पैसे अभी तक पे नहीं करे हैं। समझ गए बच्चों, इतनी सी बात क्लियर है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जिसकी डेट तो हो गई है पर उसने अभी तक पैसे पे नहीं करे। समझ गए। अब आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, रेंट का टाइम हो गया, रेंट नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी हो सकती है, सैलरी का टाइम हो गया, सैलरी नहीं दिए। तो किसी के भी आगे ऐसे ओएस देख लो या आउटस्टैंडिंग लिखा देख लो तो समझ जाना है कि इसकी ड्यू डेट हो गई है बट इट इज नॉट पेड टिल येट। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद है प्रॉफिट। तो देखो आपने रेवेन्यू तो पढ़ा था ना, अब ये है प्रॉफिट। तो रेवेन्यू में से जब हम अपने सारे खर्चे हटा देंगे तो जो डिफरेंस बचेगा वो होगा प्रॉफिट। तो देखो 80,000 रेवेन्यू है, 60,000 खर्चा है, तो बचा कितना, 20,000। तो 20,000 का होगा ये मेरा प्रॉफिट। ये तो बहुत ही सिंपल था। चलो अब आगे। अब उसके बाद है लॉस। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है यार, जब रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे हो रहे हो तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा लॉस। जैसे कि यहाँ पर खर्चा हो रहा है 55,000 का पर आ सिर्फ 40,000 है, तो 15,000 रुपए लॉस ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद है गुड्स। ये गुड्स टर्म आपने मेरे मुंह से भी बहुत बार सुनी होगी जब मैं एंट्रीज आपको पास करवाता हूं। तो देखो, आइटम्स परचेज फॉर रीसेल, ऐसी आइटम्स जो रीसेल के लिए खरीदी जाए वो गुड्स ट्रीट की जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऑफिस के अंदर एसी इंस्टॉल करवाया तो वो मैंने रीसेल के लिए नहीं इंस्टॉल करवाया, वो तो यूज करने के लिए इंस्टॉल करवाया। तो ऐसी एसेट्स को हम लोग गुड्स नहीं बोलते हैं, फिक्स एसेट्स बोलते हैं बच्चों। और मान लो एक स्टेशनरी वाला जब अपनी दुकान के अंदर रबड़, पेन, पेंसिल, शार्पनर, बुक्स ये सब चीजें खरीदता है तो वो बेचने के लिए खरीदता है। तो उस प्रकार के गुड्स उस प्रकार की एसेट्स को हम लोग गुड्स कंसीडर करते हैं और गुड्स बोलते भी है। अब ये दुकान के हिसाब से गुड्स अलग अलग होंगे। जैसे कि एक गाड़ी का शोरूम है, उसमें गाड़ियां खड़ी हैं बहुत सारी, तो वो उनकी गुड्स कहलाई जाएंगी। पर वही गाड़ी अगर मैं यूज करने के लिए खरीद लाऊंगा तो वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स हो जाएंगी। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे व्यक्ति, जैसे जैसे बिजनेस चेंज हो रहा है उनके गुड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो देखो, क्लोथ्स बॉट बाय द शॉपकीपर, शॉपकीपर ने क्लोथ्स खरीदे, बेच के प्रॉफिट कमाएगा तो वो उसके लिए गुड्स होंगे। समझ गए, आगे चलते हैं। अब उसके बाद है स्टॉक बच्चों। स्टॉक का मतलब होता है जो माल मैंने खरीद के अपने गोडाउन में स्टॉक कर लिया, रख लिया है। तो देखो, द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, ऐसे गुड्स जो अभी सोल्ड नहीं हुए, मतलब बिके नहीं है एक सर्टेन डेट पे। जैसे कि सपोज किसी स्टेशनरी वाले की दुकान में आज 11 तारीख को 20,000 का माल पड़ा है तो उसको वो स्टॉक कंसिडर करेगा, उसको स्टॉक बोलेगा। फिर उसके बाद है बच्चों परचेजेस। परचेजेस तो बहुत सिंपल है, माल खरीदना। और इसमें भी बस ये ध्यान देना कि गुड्स होना चाहिए। अगर मैंने एसी खरीदा है, कार खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी तो वो परचेज की एंट्री में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। समझ गए, उसी को ही हम लोग परचेजेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर है सेल्स। सेल मतलब सिर्फ गुड्स को ही सेल करेंगे हम कैश या क्रेडिट में तो ही उसको सेल्स माना जाएगा। उसके अलावा मैंने ओल्ड न्यूज़पेपर बेच दी, अपनी कोई पुरानी मशीन बेच दी तो उसको सेल कंसिडर नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलो। फिर है वाउचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब वाउचर का मतलब होता है ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब इसको सिंपल सी बात बोलूं, कोई भी रिसिप्ट या इनवॉइस, इसको हम लोग वाउचर बोलते हैं, जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ हमने ट्रांजैक्शन करी है या सेल या परचेस की है। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, तो बस ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा इवेंट जिसमें मनी या मनी से रिलेटेड कुछ भी चीज का आदान प्रदान किया गया हो, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस और पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इनको हम ट्रांजैक्शंस बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर मनी इन्वॉल्व होती है बच्चों। फिर उसके बाद है कैश डिस्काउंट। मतलब इसका ये है कि मान लो मुझे किसी व्यक्ति को, ऐसे मिस्टर ए को 20,000 रुपए देने हैं, अब मैंने सिर्फ उसको 19,500 दी, तो बीच में जो डिफरेंस अमाउंट है वो 500 रुपए कैश डिस्काउंट ट्रीट होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउंसेस फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट मतलब कि जितने देने थे उससे कम पेमेंट दे दी मैंने, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैश डिस्काउंट ट्रीट किया जाएगा। फिर है बच्चों बैड डेब्ट्स। बैड मतलब बहुत बुरे लोग, और डेट्स का मतलब समझाता हूं। मान लो ये एक फिर से व्यक्ति है, इसका नाम है शिवम। अब इस शिवम से मुझे 10,000 रुपए लेने, ठीक है। अब ये मेरे पास आता है और बोलता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, या है भी तो मैं सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ, 5 दे ही नहीं सकता। तो ये जो 5,000 का जो मेरा लॉस हुआ है इसको मैं बैड डेब्ट ट्रीट करूंगा अपने बिजनेस के अंदर।
मतलब ये एक ऐसा पैसा है जो कभी रिकवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो बंदा है ये कंगाल हो चुका है, ये कंगला हो चुका है, ये पैसे देने की हालात में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने लगभग 20 टर्म्स को पढ़ लिया है और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और टर्म्स को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कोई मदद मिली हो या मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इन बेसिक टर्म्स में प्रॉब्लम होती है। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।